हाँ जी भैया। तो देखिए, अब जो हमारा डिस्कशन है, टॉपिक है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो ये हमारे सिलेबस में बच्चों 5 एक्ट आप कह सकते हो हैं। तो अभी हम लोग 5th वाले के ऊपर है। पहला था कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट का जो एग्जाम में वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है जनरल, बल्कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक, इसका भी वेटेज है। फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट, और फिर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। सर, ये जो 4 थे ये एक्ट्स हैं, इनएक्टमेंट जिसको जनरल क्लॉजेज में बोलते थे, जो कि कानून बनाया हुआ है। इंटरप्रिटेशन ये बच्चों जनरल रूल्स हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है देश में। लॉ जो है वो तो खुद स्टैट्यूट्स है। नाउ हाउ टू इंटरप्रीट, उसको कैसे पढ़ना है, उसका कैसे मीनिंग निकालना है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, उस बात के बेटा कुछ रूल्स है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये हमें ये सिखाता है कि लॉ किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम उसको रीड करेंगे, मीनिंग कैसे निकाला जाएगा। तो कुछ रूल्स हैं बच्चों जो कि माने जाते हैं, और कोर्ट इन रूल्स को मानता है। देखिए, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इंटरप्रिटेशन के इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, एक व्यक्ति कुछ इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सेम बात को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, नाउ द केस गोज टू कोर्ट, देन कोर्ट हैज सम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कैसे इंटरप्रेट करें। और अलग अलग सिचुएशन में देखिए अलग अलग रूल्स है, नॉट दैट मच सिंपल, ऑल्सो नॉट दैट मच टफ। चलिए, तो पहला है बेटा स्टैट्यूट। सर डेफिनेशंस है, डेफिनेशन से वी आर स्टार्टिंग, जस्ट लाइक जनरल क्लॉजेस में वी स्टार्टेड विद डेफिनेशंस, तो यहां पर भी डेफिनेशन है। तो देखिए, स्टैट्यूट या स्टैट्यू मतलब एक टी साइलेंट कर सकते हो, लेकिन स्टैच्यू कहते हुए अच्छा नहीं लगता, तो लेट मी से स्टैट्यूट। मे बी मैं गलत हूं, बट ऐसे ही ठीक लग रहा है। स्टैट्यूट माने देखिए जनरली जो आपका एक्ट है, लॉ है, या जिसको हम इनेक्टमेंट कह रहे थे। लेकिन बच्चों, इफ यू रिमेंबर द जनरल क्लॉजेस, तो इनेक्टमेंट तो भाई साहब एक्ट भी होता था, रूल्स भी होते थे, रेगुलेशंस भी होते थे, बाईलॉज भी होते थे। ये तो बहुत वाइड टर्म थी बेटा। स्टैट्यूट भी वाइडर टर्म है। तो इसमें सर सब चीजें इंक्लूड होंगी। लास्ट पैरा पढ़ो पहले। द टर्म लॉ, लॉ का जो मतलब है देखिए वो बहुत वाइड है। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड लाइक। और स्टैट्यूट जो है दैट सिग्निफाइज रिटन लॉ इन कॉन्ट्राडिक्शन टू अनरिटन लॉ। हाँ, रिटन है, दैट इज वेरी श्योर कि जो स्टैट्यूट है बच्चों वो रिटन लॉ है, वो कोई अनरिटन लॉ ऑब्वियसली नहीं है। तो स्टैट्यूट मींस, पहला पैरा, लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ एवरी सॉर्ट। तो लॉ तो है ही है, एक्ट, और रेगुलेशंस ऑफ एवरी सॉर्ट। सो देखिए यहां पर
आई एम नॉट रेफरिंग एनी सेक्शंस, क्योंकि मैं कोई एक्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूं आपको, ये तो जनरल है जो कि सदियों से चला आ रहा है, माना जाता है। तो स्टैट्यूट मीन्स लॉ एंड the regulations of every sort without considering from which source they emanate, किस सोर्स से अराइज हुए, यानी सेंट्रल का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, इवन लोकल अथॉरिटी का भी हो सकता है। सर नॉर्मली एक्ट के अंतर्गत रहता है, ये जो एक्ट होता है उसको स्टैट्यूट नॉर्मली मानते हैं, जैसे पार्लियामेंट भारत में बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन लॉ वर्ड बहुत जगह यूज करता है। और जो टर्म है लॉ वो बहुत वाइड है बच्चों। इफ यू रिमेंबर, जब हमने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया था तो एक टॉपिक था इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेस क्या क्या है। तो बच्चों इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, आपका केस लॉ है, आपका फाइनेंस एक्ट है, ठीक है, आपका सर्कुलर है, आपका नोटिफिकेशन है, और इन सबसे मिलाकर के इनकम टैक्स की लॉ बनती है। तो लॉ वर्ड इज वेरी वाइड। दिस विल इंक्लूड ऑर्डिनेंस, एक्ट, ऑर्डर, bylaws, rules, regulations, notifications, circular and other things. तो स्टैट्यूट इज रिटन लॉ, ठीक है बच्चों। तो स्टैट्यूट को आप लॉ भी कह सकते हो, वाइड टर्म है, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा बनाई गई नियम कानून है वो सब स्टैट्यूट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। क्लियर है भैया? आगे चले। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या है। तो डॉक्यूमेंट इज ए पेपर और अदर मटेरियल थिंग गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग। सर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letter, figures, marks. More than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording. तो सेम जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी पढ़ा हम लोगों ने, यहां पर भी है बच्चों। सेक्शन 318 of the general clauses, document will include any matter written, expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks by more. तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब जनरल क्लॉजेज में, तो बच्चों इसको और नहीं कर रहे। तो डॉक्यूमेंट क्या है सर? डॉक्यूमेंट में एक तो किसी भी मैटर को रिकॉर्ड किया जाएगा, एनी मैटर। तो कोई मैटर होना चाहिए, मतलब कुछ भी आप लिखो, और क्योंकि एनी मैटर लिखा हुआ है तो बहुत वाइड हो जाता है, कुछ भी, एनीथिंग। उसके बाद बच्चों ये मैटर मस्ट बी डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड ऑन सम सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यानी पेपर हो सकता है और सब कुछ और हो सकता है। तो दैट मीन्स कि मेंटल फॉर्मेट नहीं होगा, बल्कि परमानेंट फॉर्मेट में होगा। इवन दीवार पे लिखा हुआ है, पत्थर पे लिखा हुआ है, वो भी सब्सटेंस है। रिकॉर्ड करना है बच्चों, तो राइटिंग, एक्सप्रेशन, डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मीन्स का मतलब लेटर, फिगर्स, वर्ड्स, सिंबल्स या कुछ ऐसा हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट क्या है? विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच कैन बी यूज एज एविडेंस। तो वो डॉक्यूमेंट हो गया जी। क्या हो गया जी? डॉक्यूमेंट। तो अब देखिए जो
डॉक्यूमेंट इज मतलब एनी मैटर। तो इवन जैसे आप आए टेस्ट देने के लिए, मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया, तो बेटा वो भी एक डॉक्यूमेंट है। आपने सॉल्व करके कॉपी मेरे को वापस करी, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है सर, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स की लीगल अथॉरिटी होती है? कोई लीगल उसकी सेंटिटी है, कोई कानूनी तौर पे उसका मीनिंग है बच्चों क्या? सर सपोज मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया, आपने मेरे को आंसर शीट दी, तो ये तो नहीं कह रहा मैं ये इलीगल है, बट इस डॉक्यूमेंट का कोई लीगल वैलिडिटी भी नहीं है, इसके आधार पे मुकदमा हो सकता है। सर इसके बेसिस पे कोई राइट्स, कोई ड्यूटीज, कोई ऐसी चीज क्रिएट हो गई? नहीं सर। तो जहां पर डॉक्यूमेंट कुछ लीगल राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट करेगा, तो उसको मैं इंस्ट्रूमेंट बोलने लगूंगा। सर अगर किसी डॉक्यूमेंट से हमारे कुछ लीगल राइट्स या ड्यूटीज बेटा क्रिएट हो रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो है ही, वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। सर जैसे आपको याद होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल, प्रॉमिसरी नोट, अभी ये क्या है? डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर described, expressed on some means by way of words, figures, expressions, symbols, तो ये डॉक्यूमेंट भी है। और सर यू नो कि इसमें किसी एक का लीगल राइट क्रिएट हो रहा है और किसी दूसरे की लीगल ड्यूटी क्रिएट हो रही है, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी है। सर दिस इज इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, क्योंकि राइट एंड ड्यूटीज क्रिएट हो रहे हैं। सर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड, वो भी बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है, लीगल है ना? सर जहां पर लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब ए डॉक्यूमेंट विच हैव ए लीगल सैंक्टिटी, जिसकी कानूनी मान्यता है, वो इंस्ट्रूमेंट है। एंड दैट इज द डिफरेंस इन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट may have legal sanctity, may not have legal sanctity। आपने टेस्ट की कॉपी दी मुझे, डॉक्यूमेंट है बेटा, पर उस पर मुकदमा नहीं हो सकता, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट नहीं हो गए, है डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर मैंने आपको चेक दे रखा है, पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने साइन कर रखी है, तो उसका लीगल वैल्यू है ना? तो जहां पर लीगल वैल्यू आ जाएगी, वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। सो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स, बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लीगल राइट्स हैं तो इंस्ट्रूमेंट है, लीगल राइट्स नहीं है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट रह गया। सही, ये बात क्लियर है बच्चों? अब जैसे कंपनी का मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, तो ये डॉक्यूमेंट भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है। वो डॉक्यूमेंट भी है बेटा और इंस्ट्रूमेंट भी है। अब देखिए, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड। सर जहां पर दो लोगों के राइट्स और ड्यूटीज आएंगे, तो वो डीड है, बाकी इंस्ट्रूमेंट रह गया, वो डीड नहीं है। मतलब लीगल डिस्पोजिशन, कानूनी तौर पे उसमें दो लोगों के बीच में कुछ होगा, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है, गिफ्ट डीड होती है, तो ये सब डीड होती है बेटा। अब मेमोरेंडम है, आर्टिकल से, ये डीड नहीं है, डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट भी है, पर डीड नहीं, ये डीड है।
ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट डीड नहीं। सर लीगल डिस्पोजिशन, डीड के राइट्स एंड ड्यूटीज की जगह लीगल डिस्पोजिशन लिखो, ज्यादा बेहतर समझाता है। तो ये लीगल डिस्पोजिशन कानूनी स्थिति को बयान करता है, दो लोगों के अधिकारों को और उसको बयान करता है। तो बच्चों ऑल डीड आर इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड। All instruments are documents, but all documents are not instruments. तो बेटा it means a formal instrument पढ़ रहा हूं, formal legal document क्या है? formal legal document है। तो कोई डॉक्यूमेंट जो फॉर्मल है और लीगल है वो इंस्ट्रूमेंट है, which creates or confirms a right or records a fact. तो इट इज फॉर्मल राइटिंग। तो देखिए एग्रीमेंट भी इंस्ट्रूमेंट है, डीड है, चार्टर है, रिकॉर्ड है, ये सब होता है। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल इफेक्ट, दैट इज द बेसिक थिंग बच्चों, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका कानूनी इफेक्ट है, लीगल इफेक्ट है, हम उसको इंस्ट्रूमेंट मानेंगे और उससे लाइबिलिटी और एविडेंस क्रिएट होगा। इंडियन स्टैम्प एक्ट स्टेट्स इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट which by which any right or liability is purported to be created, transferred, extended, extinguished or recorded. तो जो इंस्ट्रूमेंट टर्म है बच्चों वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को कवर करती है जिनकी कानून की नजर में कुछ वैल्यू है, जिनके बेसिस पर सूट फाइल हो सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। Remaining documents are simply documents, but they will not be treated as instrument. Now deed, deed क्या होता है बेटा? सर लीगल डिस्पोजिशन, यानी कि कानूनी अधिकार और लाइबिलिटीज बताते हैं। So deeds are instruments, all deed are instrument, but all instruments may not be deed. अब जैसे बिल है, प्रोमिसरी नोट है, डीड थोड़ी है वो लेकिन इंस्ट्रूमेंट जरूर है। सर सो दिस इज द बेसिक थिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ, चैप्टर का क्या नाम था? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड्स। हाँ सर ये पूरा नाम है। नहीं आपके उसमें इंस्ट्रूमेंट्स वो स्टैट्यूट से लिखा है, बट हाउ टू रीड, हाउ टू इंटरप्रीट, इसके कुछ रूल्स हैं। और देखिए जो रूल्स हैं वो किस तरीके से रहेंगे और किस प्रकार से होगा। तो इंटरप्रिटेशन सर अगली टॉपिक है, एंड इट इज द प्रोसेस, interpretation is the process by which the real meaning of an act and intention of legislature is ascertained. तो इंटरप्रिटेशन क्या है बच्चों? ये प्रोसेस है जिससे कि हम मीनिंग कैलकुलेट करते हैं। लॉ को बनाने में इंटरप्रेट जो लेजिस्लेचर है उसकी इंटेंशन क्या है ये देखते हैं। इंटरप्रिटेशन लीगल हो सकता है और इंटरप्रिटेशन डॉक्ट्राइनल हो सकता है। तो लीगल हो सकता है बेटा और डॉक्ट्राइनल हो सकता है। लीगल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, मतलब जो लिखा है लॉ में, रूल्स आर रूल्स जिसको हम लोग बोलते थे बच्चों, बाय विच बाइंड्स द जज, उसको फिर उसको वही इंटरप्रीट करना होगा। लेकिन जो डॉक्ट्राइनल है दैट इज द रियल मीनिंग और ट्रू मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट। तो कई बार सिर्फ शब्दों पे नहीं रहते हम वर्ड्स के बियॉन्ड भी चले जाते हैं, शब्दों के बियॉन्ड भी चले जाते हैं हम, मतलब कोड्स, और दैट इज डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन, वो डॉक्ट्राइनल है। सर इफ यू रिमेंबर
हम लोगों ने इनकम टैक्स में एक सेक्शन पढ़ी थी 43B। 43B ये होती थी कि बिजनेस प्रोफेशन में अगर आप कुछ पेमेंट्स कर रहे हो, जैसे टैक्स है, ड्यूटी है, बैंक का इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, और उसका पेमेंट कर रहे हो, तो वो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक कर दोगे तो मिलेगी। अभी सर सेक्शन 36(1)(4) में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, और उसमें यह था कि पहले तो वो इनकम में जोड़ता है एंड देन यू कैन क्लेम डिडक्शन, और it must be deposited within due date of that law। जैसे पीएफ एक्ट में अप्रैल का 15 मई तक जमा होना चाहिए, मई का 15 जून तक होना चाहिए, एंड सो ऑन। राइट। अब इसमें क्या हुआ, मान लो 2 दिन डिले हो गया। 43B में तो बहुत टाइम है, 139(1) तक का टाइम दे रहे हैं अपन, लेकिन इसमें हम उस लॉ की डेट देख रहे हैं। अब 2 दिन डिले हो गया, अप्रैल का पीएफ था, गलती से 17 मई को जमा हुआ, भाई एम्प्लॉयर वाला तो डिडक्ट हो जाएगा 43B वाला, बट एम्प्लॉय वाला डिसअलाउ हो जाएगा। 2 दिन देते। अब कुछ लोग इसको लेकर के कोर्ट्स में चले गए, मुकदमेबाजी कर दी कि यार ये क्या हो रहा है, और कोर्ट ने ये देखा कि भाई इंटेंशन क्या, इंटेंशन ये कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो उसके अकाउंट में पहुंच जाए, समय से पहुंच जाए, और ये इंटेंशन है, डिसअलाउ करने की इंटेंशन थोड़ी है। अब किसी का सारा पीएफ समय से जमा होता है, किसी एक मंथ का 2 दिन लेट हो गया, तो उसकी कोई ऐसी वो तो थी नहीं, उसको इतनी बड़ी सजा, और कोर्ट ने अलाउ कर दिया। कौन सा मीनिंग निकाला बेटा, कौन सा इंटरप्रिटेशन करा, डॉक्ट्राइनल। लीगल करते तब तो अरे साहब बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन कोर्ट उसको डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन करके ले गया और अलाउ कर दिया। उसके बाद लॉ में चेंजेस कर दिए, बोले ऐसे कैसे कर लोगे, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट मैटर बच्चों। तो लीगल इंटरप्रिटेशन है कि जो लिखा है वो लिखा है, बट डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन है कि जो नहीं लिखा है वो भी हम कर सकते हैं। वी वांट टू नो द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। नाउ लीगल होता है, देखिए, अथॉन्टिक और यूजुअल। अथॉन्टिक का मतलब है कि जो आपका लेजिस्लेचर में ही दिया हुआ है। सर अथॉन्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, अब किसी टर्म की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में ही दी हुई है तो वो अथॉन्टिक हो गई ना। और यूजुअल का मतलब है कि वहां पे नहीं है, लेकिन हाँ हमने जनरल क्लॉजेस से उठा लिया, हमने कोर्ट के केसेस से ले लिया, तो वो यूजुअल मीनिंग है। बोथ आर लीगल। डॉक्ट्राइनल जो है बच्चों, ये तो लीगल के टाइप हुए, लीगल 1, लीगल 2। अब जो डॉक्ट्राइनल है उसमें ग्रामेटिकल हो सकता है, और डॉक्ट्राइनल में बेटा आपका लॉजिकल हो सकता है। ग्रामेटिकल का मतलब जो ऑर्डिनरी रूल ऑफ स्पीच है, मतलब जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो ना और उसका लिटरल मीनिंग निकालो, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करो। दूसरा क्या है कि नहीं सर हम उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। अभी जैसे 36(1)(4) का एग्जांपल लिया हमने, तो बेटा वो लिटरल मीनिंग था, लेकिन कोर्ट ने लॉजिकल मीनिंग करा। सर देयर आर सो मेनी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कि कोर्ट्स कुछ भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। केसेस में उनको जिस पार्टी के फेवर में सुनाना है उसका कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन का रूल है।
अभी वो ग्रामेटिकल करेगा, जो लिखा है वो ही पढ़ेगा, दूसरा सुनेगा ही नहीं। अब उसको वो बात नहीं सुननी है जो लिखी हुई है, तो वो लॉजिकल करेगा। अब वो जो लिखा हुआ वो नहीं पढ़ रहा, बोले ना 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 ना, इसकी इंटेंशन ये नहीं है। तो ये चैप्टर बहुत खतरनाक है, एग्जाम के लिए नहीं, प्रैक्टिकली, क्योंकि कोर कुछ भी कर लेते